हेलो प्यारे व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑसम। चलो फिर हम अपना ये स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? पढ़ ही सकते हैं खुद, और क्या लिखा है। अगर हिंदी की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखो हम क्या कर रहे थे, हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो हमारा 4th चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका 4th चैप्टर हम रीड कर रहे थे। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब ये हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे कि भाई हमारे टोटल कितने 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उनमें से हमने 2 फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप उन्हें देख सकते हैं, और हाँ देख सकते हैं। और क्या, अभी यहाँ इसमें हम यही पढ़ेंगे। 3rd फंडामेंटल राइट्स हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या मतलब हुआ, जैसा कि वर्डिंग से ही समझ में आ रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध मीन्स क्या? अगर किसी प्रकार का कोई शोषण होता है आपके साथ, मीन्स कुछ गलत हो रहा है, तो उस गलत के खिलाफ अधिकार हमें दिया हुआ है। तो वो कौन से आर्टिकल 23 और 24, 2 आर्टिकल्स हैं हमारे इससे, एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो हम इसी को देखेंगे। ये 2 देखो, आप देख भी सकते हैं। मेन ये 23 का दे रखा है, आर्टिकल 23 में क्या लिखा हुआ है ये, और ये नीचे वाला 24 में क्या लिखा हुआ है ये देखेंगे। हाँ, तो अभी देखो फर्स्ट यही देखते हैं कि 23 क्या कहता है। हेडिंग ही इसकी दे रखी है, मानवीय व्यापार तथा बलपूर्वक मजदूरी का निषेध, प्रोविजंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। क्या होता है ये? देखो, ये वो होता है कि भाई जैसे आपने वैसे तो नहीं देखा होगा, या देखा भी हो, सुना भी हो, टीवी में बहुत देखा होगा कि भाई जो बच्चे हैं, बच्चों को पकड़कर दूसरी जगह बेच दिया जाता है, या जो बड़ी लेडीज़ होती हैं या आदमी होते हैं, उनको एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह ले जाके बेच देते हैं। हाँ, देखा होगा मूवीज़ वगैरह में। तो ये सब करते हैं वो। तो उसको प्रोहिबिट करना, उसको रोकना, उसको रोकने का कानून भी बना हुआ है। मतलब एक अधिकार भी दिया हुआ है कि भाई कोई ऐसे नहीं कर सकता। किसी भी इंसान को पकड़ के, इंसान में कोई भी हो सकता है, बच्चा, बड़ा, औरत, उनको लेकर कहीं और जाके उन्हें बेच या खरीद नहीं सकता। तो आर्टिकल जो 23 है वो हमें यही बोलता है कि भाई जो मानव है, जो इंसान है, उनको क्रय विक्रय मीन्स खरीदना बेचने की जो चीज़ है वो नहीं कर सकता, उस पर मनाही लगाई गई। ठीक है। और इधर के अगर इस वर्ड की बात करें तो क्या मतलब लिखा है इसका? बलपूर्वक मजदूरी, मतलब पारा होता है या क्या होता है? बलपूर्वक मजदूरी का निषेध। क्या होता है ये? इसका मतलब देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। मीन्स कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती उसको वो काम करवाए जा रहे वो काम, तो उस चीज़ पर भी पाबंदी लगाने का ये यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है, किसके? आर्टिकल 23 में। ठीक है। जैसे अब बच्चों को भी कई बार ज़बरदस्ती बच्चों से काम करवाने लग जाते हैं, चाइल्ड लेबर जिसे बोल देते हैं, है ना, उनसे काम करवाने लग जाते हैं। तो ये सब की पाबंदी लगाई गई है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा ये तो इसमें आएगा। तो हाँ, ये मतलब ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते। जैसे बड़ी बड़ी खानें होती हैं, बड़ी बड़ी खदान होती है ना, जहाँ से पत्थर या कुछ निकाला जाता है खोद के, वहाँ पे मजदूरों को ज़बरदस्ती ले जाके लगा देते हैं। तो उस तरीके पर पाबंदी लगाई गई है। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें यहाँ पे ये दी गई हैं कि भाई अगर कोई इमरजेंसी का पीरियड आता है, इमरजेंसी मीन्स क्या, जैसे कोई खतरा हो रहा है, युद्ध वगैरह की स्थिति आ रही है, सेना की कमी होती जा रही है, तो उस स्थिति में सरकार के द्वारा उन लोगों को, जो लोग सेना में भर्ती होने लायक, मतलब सेना के जो अधिकारी होते हैं या जो सैनिक होते हैं, उनके जैसे थोड़ी बहुत योग्यताएं रखते हैं, तो उनको सेना में भर्ती कर सकते हैं। भर के मतलब उनका उपयोग करके देश सबसे ऊपर है ना, अगर हम वैसे बात करें तो देश सबसे ऊपर आता है। तो देश की रक्षा के लिए जो लोग हैं उनको शामिल कर सकते हैं। भले ही मतलब कई बार ये भी हो सकता है कि लोगों ना भी भर्ती होना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी ज़रूरत है तो उस टाइम पर ये कर सकती है। तो ये चीज़ का हमेशा अपोज किया जाता रहता है कि भाई ये तो एक
कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मतलब ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, और दूसरी तरफ ही थोड़ा सा ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि भाई अगर इमरजेंसी की टाइम पीरियड है तो वहाँ पे सेना वेना में भर्ती करवाया जा सकता है। लेकिन सेना में भर्ती तो करवाया जाएगा, लेकिन और वैसे चीज़ों के आधार पर जैसे धर्म जाति इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये चीज़ करते हैं तो इसमें थोड़ा हमेशा कंट्रोवर्सी चलती रहती है इस चीज़ पर। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो 24 आर्टिकल क्या कहता है, कारखानों आदि में बच्चों को लगाने की मनाही। मीन्स बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो होती हैं तो वहाँ पे बच्चों को लगा देते हैं, या होटल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे बच्चों को लगा लेते हैं। तो आर्टिकल जो 24 है वो उस चीज़ को अपोज करता है, उस चीज़ पर पाबंदी लगाता है कि भाई जो बच्चे हैं 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको किसी भी कारखानों में, किसी भी फैक्ट्री में ऐसे काम पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अगर हम स्पेशली बात करें तो आपने शायद कहीं सुना हो या पढ़ा हो, ये फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं। हाँ, चूड़ियों की फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पे, तो वहाँ चूड़ियाँ बनती हैं। तो चूड़ियों के कारखानों में छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे होते हैं। हाँ, और भी अगर सिर्फ हम उसी की क्या बात करें, और भी जैसे परफ्यूम्स वगैरह बनाए जाते हैं। हाँ, परफ्यूम्स वगैरह बनाए जाते हैं तो फूल वूल चुनने के लिए, फूलों से बनता है परफ्यूम, तो वो फूल तोड़ने के लिए बच्चों को लगाए रखते हैं। हर जगह हम कहीं बहुत जगह देख सकते हैं, आपने खुद ही ऑब्जर्व चीज़ें करी होंगी कि भाई बच्चों को काम पे लगाए रखते हैं, वो भी 14 साल से नीचे के होते हैं। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आने लग गई है, तो लोग मतलब जो जैसे होटल्स वगैरह वाले हो गए या कुछ वैसे हो गए, वो अब खुद ही नहीं लगाते। और पहले तो ये भी था ना कि जैसे फैमिलीज़ की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई फैमिली गरीब है, कोई कमाने वाला नहीं होता, तो जैसे एक लेडी है उसके बच्चे हैं, फादर नहीं है फैमिली में, तो बच्चों को लगा देते हैं। भाई थोड़ा बहुत बड़ा हो गया तो उसको लगा देते हैं कि 8-9 साल का हो गया, तो जैसे होते हैं छोटे थोड़ा बहुत हो जाते हैं, या छोटा मोटा काम, भाई कफ्स पकड़ा रहे हैं या चाय वाय पकड़ा रहे हैं या कांच की कोई चीज़ बना रहे हैं, तो इस तरीके के कामों में लगा देते थे ताकि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए उन्हें और फैमिली का गुजारा हो जाए। तो लेकिन अब उस तरीके की चीज़ें अब धीरे धीरे बंद होती जा रही। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट क्या है हमारा? नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मीन्स धर्म की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म के हैं हम, तो हमें अपने धार्मिक स्तर पर हमें किस तरीके की फ्रीडम दी हुई है, हम वो पढ़ेंगे इस आर्टिकल में। और जो फ्रीडम वाली है, जो ये धार्मिक रिलीजियस जो फ्रीडम है, वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दी हुई है। तो ये थोड़े ऐसे पॉइंट्स में दी हुई है, तो हम उनको देखेंगे। चलो, फर्स्ट पॉइंट हमारा 25 में दे रखा है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? अनुच्छेद 25 क्या कहता है? किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम टू प्रोटेक्ट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारी मर्जी, हम किसी भी धर्म को अपनाएं, उसका प्रचार करें। मीन्स जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, ठीक है, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म हम अपनाएंगे और हिंदू धर्म को वो भी करेंगे, उसका प्रचार भी करेंगे। प्रचार होता है एडवर्टाइज़ करना, लोगों को बताना धर्म के बारे में, ये धर्म, फिर लोग वो करने लग जाते हैं। किसी भी धर्म का हो सकता है, ये नहीं पर्टिकुलरली मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही, एनी धर्म, हाँ, कोई भी धर्म के लोग हो सकते हैं। सबको अपना धर्म अपनाने का अधिकार है और वो करने का अधिकार है, उसका प्रचार करने का अधिकार। और ये भी कि भाई ज़रूरी नहीं कि अगर हिंदू है तो सिर्फ हिंदू धर्म को प्रमोट कर सकता है या हिंदू धर्म की मान्यताएं मान सकता है। भाई कोई इंसान है, कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, अगर उसको दूसरे धर्म को भी अपनाना है, हाँ, कोई दूसरा धर्म भी अपनाना है, तो वो उस धर्म को अपना सकता है इस आर्टिकल के तहत 25। समझ रहे हो? लेकिन हाँ, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन वाली चीज़ें, जैसा कि आप न्यूज़ वगैरह में या ऐसी टीवी में देखते होंगे कि भाई ज़बरदस्ती जो लेडीज़ होती हैं उनका धर्म परिवर्तित करवा के शादियाँ वादियाँ कर ले जाती हैं। लव जिहाद, जैसे, हाँ, लव जिहाद वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था अभी कुछ दिन पहले टीवीज़ में।
क्या होता है भाई, इसमें होता है कि भाई कोई भी जो भी मेल होता है वो अपना, मेल भाई कोई भी हो सकता है, हम किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करते, किसी भी धर्म का हो सकता है, वो जब लेडीज से मिलता है तो वो क्या अपने नाम पहचान सब कुछ छुपा के इस तरीके से बातें करता है, फिर उसे मतलब शादी वादी कर लेता है, फिर उसका धर्म, उसका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तित करा के फिर बाद में रियलिटी लेडी को पता चलती है। तो उस तरीके की चीज़ है कि भाई ज़बरदस्ती फिर लेडी का धर्म बदला के फिर उसके साथ गलत व्यवहार होने लग जाता है। तो ये लव जिहाद वाली चीज़ें भी होती हैं, तो लेकिन उस पर पाबंदी चीज़ें लगी हुई हैं। तो इस तरीके से नहीं कर सकते, अपना धर्म अपनाओ, किसी भी धर्म को अपनाओ, लेकिन खुल के, किसी दबाव में या किसी वैसे आके नहीं, फिर उसको प्रमोट करो अगर तुम्हारी मर्जी है तो। अभी चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे है। देखो सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, सेकंड पॉइंट कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। क्या मतलब, वर्डिंग को ही अगर समझेंगे तो उससे क्लियर हो जाता है पॉइंट। धार्मिक मामले मीन्स क्या, रिलीजियस अफेयर्स होते हैं जो, उनको मैनेज करना, कि भाई जो धार्मिक चीज़ें हैं उनको, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट पॉइंट था भी किसी भी धर्म को अपनाना और उसको प्रमोट करना, हाँ उसका प्रचार करने का अधिकार है। दूसरा भाई किसी उस धार्मिक मामलों को मैनेज करना, ये हम किसी धर्म को, जैसे ये मंदिर वगैरह हो गए या मस्जिद हो गई, ऐसे मतलब धार्मिक संस्था हम स्थापित कर सकते हैं। दान वान लेना, वही किस तरीके क्या दान होगा, लोग जैसे देते हैं, चढ़ावा देते हैं, उस चढ़ावे का यूज़ करने से रिलेटेड भी कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, और हाँ चंदे वंदे हो गए, चंदा देना, दान देना, ये सब चीज़ों को मैनेज करना, कि भाई धार्मिक चीज़ों को मैनेज करना, मंदिर मस्जिद जो भी गुरुद्वारे हो गए, इनमें धार्मिक चीज़ों को मैनेज करना, वो भी पैसे से रिलेटेड हो गई या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, तो उनको मैनेज करने की स्वतंत्रता भी दी हुई है। ठीक है, आर्टिकल वहाँ पे कौन सा था, 25 था, ये 26 के अकॉर्डिंग दी गई है। अगर 27 की बात करें तो वो क्या बोलता है, धार्मिक व्यय के लिए निश्चित कर की अदायगी की छूट। देखो हाँ 27 जैसे ये दोनों थोड़े से लिंक्स हैं तो आप कंफ्यूज मत हो। देखो 27 क्या कहते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा भाई, कोई भी धर्म के लोग हैं वो उसे एक संस्था स्थापित करने का अधिकार है भाई, दान वान जो भी मिल रहा है उसमें जो भी क्रियाएं हो रही है उसको मैनेज करने का पूरा राइट मिला हुआ है। लेकिन वहीं पर ये आर्टिकल 27 धार्मिक स्वतंत्रता वाला क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि भाई ठीक है आपने कोई भी संस्था बना रखी है वो चल रही है, लेकिन क्या लोगों को फोर्स नहीं किया जा सकता ज़बरदस्ती दान देने के लिए। मीन्स जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं या कहीं मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं या कोई भी रिलीजियस चर्च जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये दान वान देने का अगर सिस्टम है, ठीक है, दान देने का या वैसा सिस्टम है, तो कोई हमें ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता कि भाई नहीं तुम आपको देना ही पड़ेगा। हम सिर्फ दर्शन करने जा रहे हैं तो हम दर्शन करके अपना नॉर्मली आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ज़बरदस्ती कोई हमसे, और हमारा मन है भाई हमें दान देना है तो हम दे सकते हैं, वो हमारी मर्जी होनी चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती दान नहीं ले सकते कोई भी। तो वही चीज़ कि भाई चाहे सरकार हो, चाहे कोई मंदिर वो वाले हों या कोई भी पुजारी हो, मस्जिद वाले हों या चर्च वाले हों, तो वो ज़बरदस्ती वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे उस चीज़ को प्रोटेक्ट किया गया आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, अब 4th वन की बात करें तो क्या है, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर अंकुश। देखो जैसा कि आप वर्डिंग से ही आप रिलेट कर रहे होंगे, ये शिक्षण संस्थाएं क्या होते हैं, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई। तो यहाँ पर क्या है भाई, बच्चे बहुत ज़्यादा, देखो बच्चों का जो विकास है, बच्चे जो छोटे से बड़े होते हैं, जब वो अपनी क्या बोलते हैं उसे, मीन्स अपने मैच्योरिटी लेवल को जब वो प्राप्त कर रहे होते हैं, मतलब जब वो बड़े हो रहे होते हैं, समझदार हो रहे होते हैं, तो उनका जो विकास है वो कहाँ से होता है, यहीं से होता है ना। स्कूल्स वगैरह में, स्कूल में छोटे छोटे प्ले स्कूल्स होते हैं, वहाँ पहले बच्चे पढ़ते हैं, फिर स्कूल्स हो गए, फिर कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, यहीं पर वो चीज़ें सारी सीख रहे होते हैं। तो यहाँ जो ये कॉलेजेस हो गए या ये हो गए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। मतलब वो एक वर्ड भी है ना, हमारी जो कंट्री है वो क्या है, सेकुलर,
धर्मनिरपेक्ष, तो उसी तरीके से वो जो स्कूल्स या कॉलेजेस हैं या धार्मिक नहीं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी एक विशेष धर्म को प्रमोट नहीं करा जाएगा, किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करा जाए। भाई सभी नॉर्मली जो नियम कानून बनाए गए हैं एक कॉलेज या स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो उन लॉ के अकॉर्डिंग स्कूल्स को चलाया जाए। हाँ, उन पे धार्मिक चीज़ें ना सिखाई जाए, क्योंकि अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई सभी जो होते हैं एक ही धर्म के टीचर्स जो होते हैं सभी, तो मतलब अलग अलग, क्योंकि सेकुलर कंट्री है तो बहुत सारे हर जाति धर्म के लोग हैं ना, तो इसलिए धार्मिक चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती, इससे गलत इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है। हाँ, तो अभी देखो अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की बात करें, तो यही चीज़ है यहाँ पर बस ये मेन पॉइंट आप 4 ही करोगे तो ये भी होंगे, ठीक होंगे, क्योंकि जो हमारा रिलीजियस फ्रीडम है वो कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, 25 से 28 तक। हम 25 में पढ़ लिया, क्या कहता है 26, 27, 28। ठीक है। अभी ये देख, ये है हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, कौन, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30, मतलब 2 आर्टिकल्स में दिया हुआ है। ये कौन सा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर क्या होता है, संस्कृति, एजुकेशन शिक्षा संबंधी। देखो यहाँ पे भी शिक्षा संबंधी था, यहाँ पर ये था कि भाई स्कूलों में कोई शैक्षणिक कोई मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। भाई हिंदू ग्रंथ पढ़ाए जाने लग गए या मुस्लिम धर्म पढ़ाए जाने लग गए या क्रिश्चियंस धर्म पढ़ा रहे हैं या वो सिख धर्म पढ़ा रहे हैं, वो धार्मिक चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी। जो नॉर्मली सिलेबस से डिफाइन करा गया है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उसको पढ़ाया जाए, वो चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे अलग चीज़ है, थोड़ी सी शिक्षा से रिलेटेड है बट थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, वो हम अभी देख लेंगे। पहला तो संस्कृति का ही देख लेते हैं। देखो इसमें भी आर्टिकल सिर्फ 2 ही हैं, 29 और 30। अभी वही देखेंगे कि 29 क्या कहता है और 30 क्या कहता है। देखो फर्स्ट, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। देखो पहला तो पॉइंट यही हो गया कि माइनॉरिटीज़ वो लोग होते हैं जो कम संख्या में है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में जो मेजॉरिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग हिंदू धर्म के हैं, देन मोमडन्स हैं, फिर मतलब ऐसी हैं बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। तो ये जो बहुत, अगर हम मोमडन्स की भी बात करें, मुस्लिम्स की बात करें, वो माइनॉरिटी में नहीं आती पूरी तरह से। देखें तो ये भी एक मेजॉरिटी में, सेकंड मेजॉरिटी इंडिया की मानी जाती है। लेकिन जो और भी हैं, जैसे छोटे छोटे बौद्ध धर्म को मानने वाले हो गए, जैन धर्म को मानने वाले हो गए, पारसी धर्म को मानने वाले हो गए, और भी बहुत सारे धर्म को मानने वाले हैं, तो ये बहुत कम संख्या में। तो इसके तहत यही व्यवस्था करी गई है कि भाई किसी भी धर्म के हो, चाहे कितनी भी कम संख्या में हो, सबके चीज़ों के, सबके अधिकारों की सुरक्षा की जाए। किसी को उसकी भाषा, उसकी संस्कृति या उसकी जो भी है वो उसके पहनावे हो गया या उन बेसिस पर किसी तरीके का कोई भेदभाव ना किया जाए। अगर मतलब यही है माइनॉरिटी उससे है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से कोई है, तो उसके अधिकारों को, उसको वही अधिकार या वही प्रोटेक्शन, वही चीज़ें प्रोवाइड की जाए जो एक मेजॉरिटी मीन्स ज़्यादा संख्या वाले लोगों को की जाती हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, और एक एग्जांपल है यहाँ पर, वो बात कर लेंगे तो फिर इससे ये अल्पसंख्यकों वाला चीज़ एक क्लियर हो जाएगी। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, वो ये जो अभी बताया मैंने, देखो इसका वो ये लिखा हुआ है कि भाई भारत की धरती पर रहने वाला जो कोई भी इंसान है, वो कोई भी भाषा बोलता हो तो उसे अपनी भाषा मानने का अधिकार है, भाषा बोलने का अधिकार है। लिपि वो होती है जिससे भाषाएं स्क्रिप्ट्स कहलाती हैं, ये स्क्रिप्ट्स होती हैं जिससे भाषाएं ली जाती है। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि से ली गई है, देवनागरी लिपि से ली गई है। ऐसी और भी भाषाएं हैं जो अलग अलग लिपि से ली गई हैं, तो वहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। संस्कृति में क्या चीज़ें आती हैं, वही हमारी धार्मिक चीज़ें, मान्यताएं, हमारा रहन सहन, पहनावा, खान पीन, बोली, ये सारे हमें संस्कृति में आ जाते हैं। हाँ, मान्यताएं हो गई तो वो सब संस्कृति में आता है। तो उसको सुरक्षित करने का पूर्ण अधिकार है, भले ही वो एक इंसान भी है तो उसको भी वही अधिकार है कि भाई मेरा धर्म, मेरी जाति, मैं इस तरीके से रहूँ,
और चाहे वो 100 की, हज़ारों की संख्या, करोड़ों की संख्या में, उनको भी वही अधिकार है। तो और उसको भी, तो इसके अधिकारों का उल्लंघन ना किया जाए, ये व्यवस्था यहाँ पे की गई। ठीक है, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है थोड़ा सा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो एक ब्राह्मण लड़की को लेकर है। मतलब क्या हुआ था कि 1951 में क्या हुआ था, एक मेडिकल कॉलेज था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि भाई उसमें सब एडमिशन्स होते हैं, उसमें सीट्स डिवाइड की हुई थी। भाई इस जाति के लोगों को इतनी सीट्स मिलेंगी, इस जाति के लोगों को इतनी सीट्स मिलेंगी, इस धर्म के लोगों को इतनी सीट्स मिलेंगी, इस तरीके से डिवाइड करी हुई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि भाई तो क्या हुआ, ये जो लड़की थी, ठीक है, ये इसका लड़की का नाम ये रहा, चंपकम जो भी था, ये मद्रास की रहने वाली थी। तो इसको भी क्या करना था, इसको भी एडमिशन लेना था। लेकिन क्या हुआ था कि भाई वो एडमिशन है पूरे फुल हो चुके थे, सारी सीट्स फुल हो गई थी, हर जाति के लोगों ने मतलब एडमिशन ले लिया था, तो फुल हो गई थी। तो उसकी वजह से इसे क्या हुआ, इसे नहीं मिली कोई सीट, इसे एडमिशन नहीं मिल पाया। तो ये क्या, सुप्रीम वहीं पर कोर्ट में, मद्रास की उच्च कोर्ट में चली गई, हाई कोर्ट जो होते हैं वहाँ पे चली गई, और वहाँ पे उसने केस कर दिया कि भाई ऐसे कैसे। फिर हाई कोर्ट थी, वहाँ से फिर क्या फ़ैसला किया गया, हाई कोर्ट ने फैसला करा कि भाई जो वो कॉलेज था, कॉलेज ने जो ये जाति वाति के आधार पर जो भी चीज़ें निश्चित करी हुई थी उसको रद्द कर दी, और कहा कि भाई क्या कहा क्या कहा मैं ही तो बताऊंगी, और आपको कैसे पता होगा क्या कहा, मतलब पढ़ भी सकते हैं, कैसे नहीं पता भी हो सकता है ना। हाँ, तो क्या कहा भाई, जो उसने कहा कि भाई जो ये गवर्नमेंट ने ये जो कॉलेज है, कॉलेज की जो सीटें डिवाइड करी हुई हैं, या कॉलेज वालों ने जो सीटें डिवाइड करी हुई हैं, वो असंवैधानिक है। असंवैधानिक मीन्स क्या, एक तरफ तो अभी वैसे बात कर रहे हैं कि भाई शिक्षा का अधिकार है, सबको शिक्षा लेनी चाहिए, है ना, और वहीं पर अब इसके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो असंवैधानिक, ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये डिक्लेयर कर दिया। फिर जो ये सरकार थी, सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर चली गई, मद्रास सरकार। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला करा कि भाई अगर आप कोई निश्चित कोई आरक्षण वाली चीज़ें कर भी रहे हैं तो क्या करा जाए, ना तो किसी धर्म के आधार पर किया जाए, ना नस्ल के आधार पर किया जाए, ना किसी पर्टिकुलर जाति के आधार पर किया जाए। ठीक है, बस जो आज के टाइम पे जो आरक्षण दिए जाते हैं ना, वो उसकी स्थिति, मतलब जो आर्थिक स्थिति होती है, आर्थिक स्टेटस के अकॉर्डिंग दी जाती है, जो आरक्षण दिए जाते हैं मीन्स। ठीक है, हाँ, तो वही चीज़ आरक्षण वगैरह उसी सीट के अकॉर्डिंग, उसी के लिए भी कौन गरीब और अमीर के ऊपर दिए जाते हैं। SC ST इनको क्यों प्रोटेक्शन दिया हुआ है, क्यों आरक्षण देते हैं भाई, इसीलिए देते हैं ना क्योंकि उनके साथ पुराने टाइम में, पहले आज़ादी से पहले अगर बात करें तो बहुत बुरा व्यवहार हुआ। आज़ादी से पहले क्या, उससे भी पहले अगर बात करें तो काफ़ी, क्यों इन्हें नीचा समझा जाता था। इनका काम सिर्फ दूसरों का काम ही करना होता था, दूसरों के नीचे नीचे काम करना, उनका साफ़ सफाई का काम करना, उनका सेवा पानी करना। इससे उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती गई भाई, उनके लेवल को मैच करने के लिए भाई, कि उनका वो भी अपना इम्प्रूवमेंट कर सके, समाज के जो बड़े और वर्ग हैं उनका मुकाबला कर सके, बराबरी में आ सके। इसलिए उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है कि भाई अगर कुछ सालों का जो दिया है तो अपना वो विकास कर ले। अगर मीन्स जैसे नौकरियां वगैरह में दिया जाता है ना, क्यों दिया जाता है नौकरियों में भाई, देखो एक वो है, एक अच्छी जाति का, मतलब अच्छी जाति मीन्स क्या, कोई बड़ी जाति मीन्स ब्राह्मण हो गया या ऐसे हो गया, तो उनकी उस जाति का माने, मतलब जिसने ज़्यादा पहले के टाइम पर वो ज़्यादा अत्याचार नहीं सहे, उस जाति का माने, तो वो अभी भी विकसित है। क्यों थोड़ा बहुत उसका विकास है अभी, अगर ना भी, अगर हम कुछ एक आध को छोड़कर, लेकिन अगर नॉर्मली देखें तो उनका वो थोड़े डेवलप है, मतलब वो चीज़ों को अब बड़े वैसे हैं। लेकिन अगर हम जैसे बात करते हैं SC ST में बात करते हैं, उनमें वो मतलब थोड़ी ज़्यादा गरीबी देखते हैं ना लोग, ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है। गरीबी के कारण क्या होता है कि भाई बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, स्कूल्स नहीं भेजते, फिर वही छोटे छोटे काम वगैरह ये सब चलते रहते हैं, है ना। तो ये अधिकार दिया गया है भाई कि स्कूल में SC ST के लिए भाई उनकी चीज़ें प्रोवाइड करें, ताकि जो ये है वो भेजें, स्कूल से भेजे, कॉलेज से भेजे, तो ये बच्चे जो होंगे SC ST वाले जो बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे तो कुछ जॉब्स वगैरह, अच्छी जॉब्स करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, तो जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको थोड़ा सुधारेंगे ना अपनी, तो सुधार होगा तो थोड़ा तो मैच होगा ना लेवल। जो अच्छा
रहन सहन इनका है वो थोड़ा बहुत इनका इम्प्रूव होगा। ऐसी देखा देखी में और लोग आगे बढ़ेंगे, प्रमोट होंगे, तो फिर इससे उनकी स्थिति तो लेवल मैच होने लग जाएगा। इसलिए ये आरक्षण वगैरह की चीज़ें करी जाती हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी चलो इसका देख लेते हैं। ये शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनका प्रबंध करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि भाई जो ये माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको अधिकार दिया हुआ है। उनको क्या अधिकार दिया हुआ है कि भाई वो अपनी मर्जी से कोई भी स्कूल स्थापित कर सकते हैं, कोई भी संस्था, शैक्षणिक संस्था मीन्स पढ़ाई से संबंधित कोई भी इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। उसका प्रबंधन मतलब उसका मैनेजमेंट, किस तरीके से स्कूल होगा, कैसे मैनेजमेंट होगा, क्या कैसे कैसे पढ़ाई वढ़ाई का सिस्टम, वो सब मैनेजमेंट का अधिकार भी दिया हुआ है। देखो ये क्यों करा गया, ये चीज़ इसलिए कि भाई कई बार ताकि वो अपना इम्प्रूवमेंट ही कर सकें। बहुत ज़्यादा जैसे बहुत दूर दूर वैसे होते हैं, इसके बाद जैसे कई कॉलेजेस वगैरह होते हैं या कई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे ठीक है SC STs के लिए सीट प्रोवाइड करी गई हैं, लेकिन क्या करें कि भाई वो जो सीट्स हैं वो कम प्रोवाइड करी गई हैं, तो इससे क्या होगा, कम ही एडमिशन होंगे ना, और बाकी के जो और ज़्यादा है वो नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए हम एक ऐसे पर्टिकुलर कोई भी संस्था या कोई स्कूल से वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं जिसमें सारी मेजॉरिटी मतलब सारी माइनॉरिटी लोग पढ़ सकें। तो इस तरीके की व्यवस्था करने का भी अधिकार दिया हुआ है लोगों को। ठीक है, हाँ, अभी ये ख़त्म हो चुका है। अभी ये लास्ट ये मेन पॉइंट और देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या देखो, आर्टिकल 44 में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त करते समय इस बात को स्पष्ट किया गया कि इससे अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना अथवा उसके प्रशासन के अधिकार पर कोई आघात नहीं पहुंचेगा। तो जो संविधान का 44 अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें संपत्ति का जो अधिकार था ये भी क्या था, ये एक हमारा फंडामेंटल राइट था, 7th फंडामेंटल राइट था एक, ये संपत्ति का अधिकार। फिर इसको 44 अमेंडमेंट किया गया तो उसके तहत इसको हटा दिया गया था। तो यहाँ पर यही किया गया कि भाई संपत्ति का अधिकार, क्योंकि अभी ये बोला ना, यहाँ पे क्या बोला, क्या पॉइंट है हमारा ये लास्ट वाला, इसमें यही बोला ना कि भाई अल्पसंख्यकों को संस्था स्थापित करने का अधिकार। संस्था क्या एक प्रॉपर्टी सी हो गई ना, तो प्रॉपर्टी की संपत्ति जब ये अधिकार हटाया गया तो इस तरीके की संस्थाओं पर किसी तरीके का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ भी प्रोवाइड करी गई थी यहाँ पे। ठीक है, अभी चलो इसको देख लो, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। देखो ये संवैधानिक, ये हमारा लास्ट है, क्या है 6th वन हमारा फंडामेंटल राइट है संवैधानिक। अगर देखो आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनके जो पिछले पार्ट्स हैं उनको आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। और क्या, अगर आपको थोड़ा अच्छा लग रहा हो, अगर आप थोड़ा बहुत सीख रहे हो तो आप वीडियो को शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अभी हमें ये देख लेते हैं। वो भाई देखो आप पे डिपेंड कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो आप प्रमोट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, आई नेवर फोर्स यू। चलो ठीक है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 32 में दिया गया। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में हमारा दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, उपचार होते हैं रेमेडीज मीन्स भाई उपचार क्या होते हैं, कोई बीमार हो जाता है दवाइयाँ देते हैं ना, मेडिसिन, तो सेम चीज़ है कि भाई अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो क्या प्रोवाइड मतलब क्या रेमेडीज़ या क्या उपचार किए गए हैं, संवैधानिक उपचार, वो चीज़ देखें। तो देखो ये सिंपल सा मीन्स क्या, देखो सिंपल सा, ये मैंने थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर दिया है। यदि कोई उनके अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करता है, चाहे वह सरकार ही क्यों न हो, तो वे उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उनके खिलाफ
उनके विरुद्ध केस कर सकते हैं, भी हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है ये जाओ सीधा, है ना। तो ऐसे जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि भाई दो फ्रेंड्स हैं क्लास में बैठी हैं एक बेंच पे, दूसरी बैठने ना दे उसको, तो फर्स्ट वाली क्या करे, भाई मैं तो जा रही हूँ कोर्ट में मेरे अधिकारों का उल्लंघन कर रही हूँ, तो वो चीज़ अलग है। वो उसको धमकी देने लग जाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने की। नहीं देखो, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का होगा तो उसे थोड़ा बहुत जब पता होगा तो वो उस तरीके से बोल सकता है ना। चलो ठीक है, अभी हम इनको देख लेते हैं भाई किस तरीके के उपचार। देखो 5 रिट्स वगैरह दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? ये जो है संवैधानिक उपचार है उसमें 5 रिट्स दी हुई हैं। रिट्स होता है लेख। क्या होता है? लेख। ठीक है, लेख होता है। तो 5 तरीके के लेख दिए हुए हैं जिनमें ये कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट्स हो गए या सुप्रीम कोर्ट्स हो गए, उनको ये पूरी चीज़ें दी हुई हैं कि भाई अगर हमारे अधिकारों को उल्लंघन होता है तो हम अगर जाते हैं तो कोर्ट्स, जो ये सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट्स हो गया, वो ये 5 तरीके की जो रिट्स हैं, लेख हैं, वो जारी करके हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस। क्या मतलब हुआ? देखो इसका ये क्या है, ये जो हैबियस कॉर्पस है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन में हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, और अगर इसके हिंदी में मतलब देखें, हिंदी में सिंपली मतलब होता है ये, शरीर हमारे सामने पेश करो। मतलब क्या, जैसे कोई होता है, कोई पुलिस वाले होते हैं, किसी आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे क्या करते हैं, उसे जज, मतलब वो होता है ना 24 घंटे वाला सिस्टम होता है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करें तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। अगर पुलिस नहीं करती या कोई भी जो गवर्नमेंट अधिकारी है वो नहीं करता तो क्या, तो जो उस व्यक्ति के रिलेटिव्स हैं वो जाके कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं कि भाई इसको ऐसा नहीं करा गया। तो फिर जो ये होंगे, सुप्रीम कोर्ट होंगे या हाई कोर्ट होंगे, वो उस पुलिस वाले को या उस अधिकारी को ऑर्डर देंगे कि भाई आप जिसको आपने अरेस्ट किया है उसको हमारे सामने पेश करा जाए, हमारे सामने, हमारी नज़रों के सामने लाया जाए, तब हम उसको देखेंगे कि आपने जो इसको गिरफ्तार करा गया है वो वैध तरीके से, क्या वो आपने लीगली उसको अरेस्ट करा है या इलीगल वे में, मतलब गलत अवैध तरीके से वो करा है, उसको अरेस्ट करा है। तो वो चीज़ हम डिसाइड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये वही होता है। तो उस टाइम पर जो वो है, सरकार मतलब यहाँ पे उसकी बात कर रही हूँ मैं, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स हो गए या हाई कोर्ट्स हो गए, वो ये वाली रिट्स जारी करते हैं, रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस। ओके। हाँ, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड है परमादेश लेख, रिट ऑफ मैंडेमस, जिसका सिंपली मतलब होता है, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका सिंपली मतलब होता है कमांड। परमादेश कमांड मीन्स कमांड देना, आदेश देना। किसको आदेश देना? कि भाई जो हमारी सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं या हाई कोर्ट्स होती हैं वो आदेश देती हैं। किसको आदेश देती हैं? ये भी तो मैं ही बताऊंगी ना, आपको कैसे पता कि क्या होता है? देखो सिंपली होता है कि भाई जैसे होते कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सरकारी दफ्तर हो गए या सरकारी कोई अधिकारी हो गए, तो ये सब अगर अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं तब उस अवस्था में उस अवस्था में क्या होगा, जो हमारी कोर्ट्स हैं वो आदेश देंगी उन व्यक्तियों को भाई, लेकिन वो क्या होने चाहिए, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, सरकारी होने चाहिए, कि भाई उनको आदेश देगी कि भाई आप ये काम नहीं कर रहे, तो उस अवस्था में ये वो चलता है। ठीक है, लेकिन वो गवर्नमेंट होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशंस वगैरह थोड़े वैसे होने चाहिए, उनको आदेश देती है। तो आप यहाँ पे पढ़ोगे भी तो वो भी एकदम वही बात है, आप बस एक बार मेन बात समझो तो आप पूरा क्लियर ही हो जाता है। तो यहाँ पर लेकिन हाँ एक चीज़ और, ये देखो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जो ये है कमांड तो दे सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, लेकिन किसको नहीं दे सकती वो थोड़ा सा है कि भाई किसी निजी व्यक्ति को, निजी व्यक्ति क्या होते हैं, प्राइवेट पर्सन्स, कोई भी इंडिविजुअल की अगर बात करें जो किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नहीं है, ऐसी नॉर्मली है प्राइवेट जॉब वगैरह का है या ऐसी कोई भी है, तो उसको नहीं ये आदेश दे सकती। और ऐसी गैर संवैधानिक मीन्स
दैट आर नॉट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना हो, तो वो उनको भी आदेश नहीं दे सकती। और स्वैच्छिक, कर्तव्य स्वैच्छिक मतलब जैसे होता है देखो, और थर्ड वाला है जब कर्तव्य स्वैच्छिक हो। मीन्स क्या, स्वैच्छिक मतलब होता है कि भाई नमस्ते करना, हाँ नमस्ते करना, बड़ों का आदर करना, ये स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा से करे जाते हैं। अब कोई बच्चा है वो नमस्ते नहीं कर रहा बड़े को, वो मतलब वही थोड़ा सा मजाक, वो कहते कि मैं तो जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, तुम्हारी कंप्लेन करके आऊँगा, बड़े बदतमीज बच्चे हैं, नमस्ते नहीं करते, परमादेश जारी होएगा तुम्हारे लिए। तो ये सब चीज़ ये नहीं कर सकते हैं, वो तो अपनी इच्छा पर, बच्चे की मर्जी पर डिपेंड कर रहा है कि भाई वो नमस्ते करे ना करे, समझ रहे हो। हाँ तो ये नहीं, मतलब इसके लिए परमादेश जारी नहीं कर सकती, और मतलब वो भी है जो कोर्ट है। हाँ फोर्थ वन, ठेकेदारी उत्थान। ठेकेदारी का जो सिस्टम होता है, और घर वगैरह जब बनाते हैं तो ठेकेदार, किसी भी चीज़ का ठेकेदार ठेके पे लेते हैं चीज़ें, तो उनको वैसे नहीं कर सकती। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के खिलाफ, इनके खिलाफ भी नहीं परमादेश जारी कर सकती सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीशों के लिए जारी, मतलब इनके लिए भी नहीं कर सकती। जो न्यायाधीश होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट्स के जज होते हैं या हाई कोर्ट्स के जज होते हैं, उनको भी नहीं कर सकती। इसकी बात करें थर्ड वन की, प्रतिषेध लेख, रेट्स ऑफ प्रोविजंस। ये क्या होता है, देखो इसका सिंपल मतलब होता है रोकना या मनाही करना। भाई रोकना ना, सिंपली जैसे अगर यहीं से देखें, प्रतिषेध लेख मीन्स प्रतिबंध लगाने वाला, रोकने वाला लेख, तो यही है। तो यहाँ पर ये क्या कहता है, देखो ये सिंपली कहता है कि जो हमारे जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, ये जिला अदालत जिन्हें बोलते हैं, जिला अदालत, ये उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे ये कहता है कि भाई ये जो है, ये है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है इसको, और ये क्या कहते हैं कि भाई ये जो नीचे के जो न्यायालय है वो अपनी मनमानी तरीके से कुछ भी ना करे, तो उन पर रोक लगाने वाला ये प्रोविजंस होता है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो वो हो गई थी, और दूसरी बात कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट को राइट है कि वो उच्च न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय इसमें जो केस है उनका फैसला करने से भी रोक सकते हैं। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि भाई इनमें कोई ये क्या है, ये मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के विकास में इनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इन केसेस का संविधान के विकास में कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो ये डायरेक्ट इन केसेस को जो यहाँ पे चल रहे हैं उनको डायरेक्ट अपने कोर्ट्स में मंगा सकती है, रोक देती है, इनको फैसला करने से रोक देती है इस पर। ठीक है, और उसको मंगा लेती है और उसके लिए वो परमादेश जारी कर देती है। ठीक है, यही चीज़ था। और अगर फोर्थ की बात करें, फोर्थ है हमारा अधिकार पृच्छा, रीट ऑफ क्यो वारंटो। ठीक है, क्या मतलब है इसका, सिंपल, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा या किस शक्ति द्वारा। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई ये वाला जो रिट है, ये रिट उस टाइम पर जारी करी जाती है कि भाई कोई इंसान है, वो क्या है, इलीगल तरीके से कोई गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब वो ले रहा है। ठीक है ना, मीन्स इलीगल वे में वो क्या है, उसके डॉक्यूमेंट्स फेक हों या वो खुद ही फेक हो, उसकी एज फेक हो, उस बेसिस पर वो क्या कर रहा है, वही कोई गवर्नमेंट जॉब उसने ले ली, तो उस गवर्नमेंट जॉब से हटान देना। भाई जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं वो ये आदेश जारी कर देते हैं, ये वाला क्यों वारंटो जारी कर देते हैं कि भाई इस पद पर ये पद क्या करा जाता है, निरस्त करा जाता है, ये खाली, वो इसको खाली माना जा रहा है, क्योंकि मतलब अगर उसे शक वक होता है तो इस पद को वो मतलब निरस्त कर सकते हैं, इस व्यक्ति को हटाया जा सकता है कि भाई आप यहाँ से हट सकते हैं, आपको ये आदेश दिया जाता है कि आप इस पद को खाली कर दें, या तो आप इलीगल वे में इस पद पर हैं, या आपकी एज कंप्लीट हो चुकी है इस पद से, तब भी आप इसी पर बने हुए हैं, तो हटाने वाला जो ये वाला रिट कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, और लास्ट की बात करें तो उत्प्रेक्षण आदेश,
रेट ऑफ सर्चियोरिटी, इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल मतलब होता है पूर्ण रूप से सूचना प्राप्त करना। ठीक है, पूर्ण रूप से सूचना प्राप्त करना क्या मतलब हुआ इसका? जो लिखा है वही मतलब। देखो इसका मतलब हुआ, देखो इसका मतलब कुछ नहीं ज़्यादा, इसका मतलब ये देखो अभी हमने ऊपर की साइड क्या पढ़ा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट को है कि भाई वो इनको आदेश दे सकता है और वो रोक सकता है। लेकिन इसके तहत ये जो 5th वाला है, इसके तहत क्या, इसके तहत जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट्स हैं, इनको राइट दिया गया है कि अगर इनके पास कोई केस आता है और वो उस चीज़ को देख रहे हैं कि भाई उसको, अगर आप ये खुद महसूस करते हैं कि भाई हाँ ये जो केस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, उसमें के विकास में कुछ हेल्प कर सकता है, या इस केस को सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, तो वो डायरेक्ट उस केस को भेज सकते हैं। समझ रहे हो? उस केस को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं, भेजने का अधिकार है उनके पास इसके तहत। हाई कोर्ट को देखो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं वो हाई कोर्ट्स में भेज सकती हैं, हाई कोर्ट्स उसको सुप्रीम कोर्ट्स में भेज सकते हैं। तो इस तरीके से भेजने वाली जो चीज़ है वो ये लास्ट वाला हमारा कहता है। ठीक है, आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो आप एक बार इसको रीड भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बस कर सकते हैं और क्या। आपको आपके साथ साथ आपकी फ्रेंड्स की हेल्प हो जाए तो आप उन्हें भी बता सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इसी बुक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, बाय।